यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो या एसएससी का कोई एग्जाम हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सभी में जो है एनसीईआरटी 6 to 10 ही पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में। तो आपके लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी का निचोड़। ये बुक जो है एसके झा सर का, इसका भी 396 पेज को निचोड़ करके जो है 42 पेज बनाया गया है और इस 42 पेज को आपको कवर करा रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं डायरेक्ट पीडीएफ पे, फिर आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, आपको बता दें कि इससे पीछे के वीडियो तक में ये 6वां पार्ट है और 5 पार्ट तक में हम लोग जो है इससे यानी पेज नंबर 9 तक को कंप्लीट कर चुके हैं। थ्योरी क्लास है, देख सकते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी होगा सारा आपको चुन करके लिया गया है उस बुक का भी निचोड़ करके। एक तो वो बुक निचोड़ है ही, उससे भी निचोड़ करके निकाला गया है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ से है, पहला है, अब चैप्टर का नाम है गति और समय। गति और समय से जो है क्वेश्चन है, इन इंग्लिश में कहते हैं मोशन एंड टाइम। बात करें तो दूरी, दूरी किसको कहती है समझिए, समय ग्राफ का दूरी समय ग्राफ का प्रवणता चाल का माप देता है। दूरी यहाँ पे कॉमा लगेगा, सब में जो है कॉमा लगेगा। दूरी जो है ये समय ग्राफ का प्रवणता चाल का माप देता है। दूसरा है विस्थापन, विस्थापन जो है ये समय ग्राफ का प्रवणता वेग का माप देता है। वेग जो होता है ये समय ग्राफ का प्रवणता त्वरण का माप देता है। और वेग जो होता है ये समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन का भी माप देता है। 2 बार हो जाएगा। चाल समय जो है ये चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी का माप देता है। और एक पूर्ण दोलन में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक पूर्ण दोलन में लगने वाले जो समय होता है उसी को आवर्तकाल कहते हैं। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद आता है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में जानने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ये विद्युत धारा और इसके प्रभाव को समझते हैं। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं विद्युत धारा और इसके प्रभाव। यहाँ पे देखिए तो सबसे पहला आ जाता है तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव में क्या आता है, जब किसी परिपथ से धारा का प्रवाह होता है तो तार का गर्म होना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। जब कोई भी मान लीजिए तार है और इसमें धारा यदि हम प्रवाहित करते हैं तो ये ताप जो होता है गर्म होने लगता है। और ये परिपथ में जो है, परिपथ मतलब होता है रास्ता, तार जो गर्म होने लगता है यही जो है ये तापीय प्रभाव कहलाता है। अब अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है, इसे प्रभाव का खोज जूल ने किया था। तापीय प्रभाव जो है इसका खोज जूल ने किया था, तापीय प्रभाव का खोज। अगला पॉइंट है कि तापीय अवयव में जो है सामान्यतः नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ताप में जो तार जो प्रयोग किया जाता है वो तार नाइक्रोम का होता है। और जैसे आपको बता दें एक बल्ब का हम चित्र बनाते हैं, ये बल्ब का अगर चित्र की बात करें तो यहाँ पर जो तार जो होता है, यहाँ पर जो ऐसे जो रहता है इसमें तार, ये तार जो है ये घिरने वाला तार इसी नाइक्रोम का पाया जाता है तार, इसको याद रखना है। अगला पॉइंट है उदाहरण के लिए बल्ब हो गया, हीटर हो गया, फ्यूज हो गया, इस्त्री हो गया। इस्त्री मतलब होता है आयरन करने वाला जो होता है इत्यादि, ये सब में जो है किया जाता है। आगे बात करें तो हीटर के बारे में, चलिए हीटर के बारे में समझते हैं, फिर विद्युत बल्ब जो होता है उसको बारे में भी बताने वाले हैं। हीटर क्या है, हीटर जो होता है यह हीटर यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए पहले हम इसको जो है हटा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हीटर जो होता है इसमें नाइक्रोम का तार चीनी मिट्टी के प्लेट पर लिपटा होता है, हीटर में जो होता है। और विद्युत के प्रवाह होने पर जो है ये तार गर्म हो जाता है और ये लाइट जैसा देने लगता है। नाइक्रोम का प्रतिरोध एवं गलनांक जो होता है ये दोनों उच्च होता है। नाइक्रोम का प्रतिरोध तथा गलनांक जो होता है ये दोनों उच्च होता है। अब आगे बात करें तो विद्युत बल्ब के बारे में, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जो होता है इसके बारे में समझते हैं। यह जो होता है एक कांच के आवरण का बना होता है। अभी तुरंत बल्ब का जो चित्र बना है इस तरीके से ये कांच का बना होता है। ये कांच का ये शीशा जो होता है कांच का बना होता है। और यहाँ पे इस तरीके से नाइक्रोम का तार और 2 स्टील का तार जो होता है तांबे का तार लगा रहता है। यह विद्युत बल्ब जो होता है ये कांच के आवरण का बना होता है और इसके अंदर टंगस्टन का एक पतला फिलामेंट होता है। ये देख सकते हैं फिलामेंट जो होता है ये टंगस्टन का होता है। फिलामेंट के गर्म होने के कारण जो है ये चमकता है तो लाइट देता है। और इसके अंदर फिलामेंट के ऑक्सीकृत यानी जो है ऑक्सीकृत न होने के लिए इसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है। निष्क्रिय गैस जिसे आर्गन कहा जाता है, निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन भरा जाता है इसमें विद्युत बल्ब के अंदर जो होता है। और टंगस्टन का गलनांक एवं प्रतिरोध दोनों उच्च होता है। और टंगस्टन के जो सहारा देने वाला स्टील का जो होता है ये जो होता है स्टील का बना हुआ तो वो
इसी में टंगस्टन जो लगा रहता है ये सहारा देने वाला होता है, जिसका प्रतिरोध जो होता है ये फिलामेंट से जो होता है, ये फिलामेंट जो है इससे कम होता है। जो ये टंगस्टन का सहारा देने वाला स्टील का जो होता है इसका प्रतिरोध कम होता है ये फिलामेंट की तुलना में। अब आगे बात करें तो ये विद्युत बल्ब को समझ गए। इसके बाद समझते हैं, हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत बल्ब का यहाँ पे चित्र दिया गया है। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब का चित्र, ये स्टील का तार है, ये फिलामेंट कहलाता है। ये इस तरीके से जो है यहाँ पे ये ऊपर से जो है कांच का बना हुआ है, देख सकते हैं। चलिए अब फ्यूज के बारे में समझते हैं, फ्यूज क्या है। तो फ्यूज का चित्र भी नीचे में दिखा देते हैं, देख सकते हैं फ्यूज का चित्र यहाँ पे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे विद्युत फ्यूज क्या है ये समझ लीजिए। विद्युत फ्यूज जो होता है यह सोल्डर यानी Pb+SN का बना होता है और अधिक क्षमता यानी हाई कैपेसिटी वोल्ट फ्यूज में तांबा का प्रयोग किया जाता है और इसका गलनांक कम एवं प्रतिरोध उच्च होता है। यह एक सुरक्षा उपकरण है जो अतिभारण एवं शॉर्ट सर्किट से बचाता है। फ्यूज जैसे ही अतिभारण होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, इससे बचाने का काम करता है फ्यूज जो होता है। अब ये देख सकते हैं फ्यूज का चित्र है, देख सकते हैं यही है फ्यूज, देख सकते हैं इसमें तांबे का तार यहाँ पर इस तरीके से लगा रहता है और इसको इसमें फंसा दिया जाता है पूरे को जो है। जैसे ही हाई वोल्टेज आता है ये तांबे का जो तार लगा रहता है यहाँ पे ये टूट जाता है और करेंट जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जाना बंद हो जाता है। अब आगे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जब परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब विद्युत चुंबक उत्पन्न होता है। जैसे ही कोई तार, मान लीजिए तार है, इसमें जैसे ही धारा प्रभावित करेंगे तो ये जो तार जो होता है इसमें ये एक चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, चुंबक की तरह बन जाता है जैसे धारा प्रभावित होता है। और ये धारा का जो खोज जो किया था, ये चुंबक बनता है, किसी तार में धारा प्रभावित करने पर वो चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। ये खोज H.C. ऑर्स्टेड ने किया था, इसका खोज। और चुंबकीय प्रभाव द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय रेखा संघनन के जो लिए होता है, इसका प्रबल एवं विरल के लिए दुर्बल होता है। और बात करें तो यह रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है और विद्युत चुंबक एक प्रबल एवं अस्थायी चुंबक होता है। और इसके उदाहरण विद्युत चुंबक, विद्युत घंटी इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अब आगे बात करें तो अगला पॉइंट के देख सकते हैं यहाँ पे ये विद्युत धारा का चुंबकीय जो सुई पर प्रभाव दिया गया है, देख सकते हैं सुई पर प्रभाव। और अब बात करें तो जान लेते हैं विद्युत चुंबक के बारे में। विद्युत चुंबक क्या है इसके बारे में समझते हैं। विद्युत चुंबक के बारे में, विद्युत चुंबक के बारे में बात करें तो यह एक अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है और यह तब तक कायम रहता है जब तक इसमें धारा का प्रवाह होता है और यह मृद या नर्म लोहे का बना होता है। विद्युत चुंबक जो होता है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है विद्युत चुंबक जो है इस तरीके से बनता है यहाँ पर जो है। अब बात करते हैं आगे, अगला चैप्टर का नाम है परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन भी जिसको कहते हैं, परावर्तन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं परावर्तन शुरू होता है अगला चैप्टर। परावर्तन के बारे में बात करते हैं, हम देख सकते हैं प्रकाश। चैप्टर का नाम है प्रकाश, लाइट जिसे कहते हैं। लाइट में सबसे पहला पॉइंट ही आता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बारे में। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं परावर्तन के बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। जब कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से टकरा कर अपने ही माध्यम से लौट जाता है तो उसे प्रकाश का जो है उसे परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश लौटता है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अपारदर्शी पदार्थ है, यहाँ से कोई टॉर्च जला रहा है, इधर टॉर्च जैसे ही जला रहा है ये अपारदर्शी पदार्थ इसमें से जो टकराया दूसरी तरफ तो नहीं आएगा क्योंकि अपारदर्शी है, ये टकरा करके इधर लौट जाता है। यहाँ से आ रहा था, यहाँ लौट गया, तो यही घटना जो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसमें एक अभिलंब का भी निर्माण होता है यहाँ पे, और आपतन कोण ये कोण और परावर्तन कोण ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होता है। इसको आपतित किरण कहा जाता है, इसको परावर्तित किरण, इसको अभिलंब कहा जाता है। और इस तरीके से इसको आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, कोण आई, और परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित करते हैं। अब बात करें, देख सकते हैं किसी भी प्रकार का वस्तु या किसी भी आकार का वस्तु जो दर्पण के समान व्यवहार करता है सभी से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये भी जो बताइए प्रकाश का परावर्तन। और जब वस्तु चिकना होता है तो नियमित परावर्तन होता है। जब वस्तु चिकना होता है तो परावर्तन जो होता है ये नियमित होता है। और जब वस्तु खुरदरी होता है तो विस्तृत परावर्तन होता है, विस्तृत आकार का। आगे बात करें, देख सकते हैं, और इसमें आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होता है। इसमें आपतित किरण परावर्तित किए अभिलंब सभी एक ही तल में होता है।
आपतित किरण, परावर्तित किए हुए किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही साइड में होता है, इसी साइड में होता है सब जो होता है, यानी तो ये इस साइड में नहीं होता है, इसके एक ही तरफ होता है। आगे बात करें तो परावर्तन का नियम सभी दर्पण के लिए मान्य होता है और परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु हमें दिखाई देता है। हम जो किसी वस्तु को देखते हैं ये परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, ये कोई अपारदर्शी है, मिरर है, और ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण कहलाता है। अभिलंब का निर्माण हो रहा है और इस बीच में कोण आई बन रहा है, यहाँ पे कोण आर बन रहा है, देख सकते हैं इस तरीके से। कोण आई और कोण आर बराबर होता है हमेशा। अब आगे बात करते हैं तो अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन जो होता है इसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है, रिफ्लेक्शन उसको कहा जाता था, और इसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। परावर्तन को रिफ्लेक्शन और अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। बात करें तो अपवर्तन का, जब किसी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चल जाता है, जब कोई प्रकाश, मान लीजिए दर्पण है, जब कोई प्रकाश इस माध्यम से आकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये अपने पथ से विचलित भी हो जाता है। आगे बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न माध्यम के अपवर्तन में अंतर के कारण होता है और इसमें आपतन कोण एवं आपतन कोण अपवर्तन कोण के समानुपाती होता है, बराबर नहीं समानुपाती होता है। और किसी वस्तु का आभासी प्रतीत होना अपवर्तन के कारण ही होता है। और उदाहरण के लिए पानी में कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है, तारा का टिमटिमाना, सूर्य का बड़ा सूर्यास्त, सूर्योदय के समय दिखना, ये सब जो होता है अपवर्तन के कारण ही होता है। जैसे ये देख सकते हैं, ये त्रिभुज के आकार का, यहाँ पर परावर्तन अपवर्तन होता है, ये इधर मुड़ गया, फिर यहाँ पर अपवर्तन होता है तो इधर मुड़ जाता है। इस तरीके से घटना घटते रहता है, जैसे ये दर्पण में हो रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 7 रंगों में सूर्य का प्रकाश विभाजित हो रहा है। इस तरीके से समझ गए। अब समझते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण जो होता है जिसको प्लेन मिरर कहा जाता है, इसके बारे में देख सकते हैं यहाँ पे समतल दर्पण है, टॉर्च जला रहा है, इसके बारे में समझते हैं। इसका परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है ये दर्पण समतल होता है और इसकी फोकस अनंत एवं शक्ति शून्य होता है समतल दर्पण का। अगला बात करें तो इसमें प्रतिबिंब समानाकार एवं काल्पनिक, आभासी एवं पार्श्व उल्टा जो होता है ये। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इतना याद रखना। ये हो गया समतल दर्पण के बारे में। चलिए इससे आगे बात करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे समतल दर्पण का एक कुछ उदाहरण भी दिया गया है, देख सकते हैं। आईना जो होता है वो रखा हुआ है। अब अगला चैप्टर आगे बात करें तो जाता है अवतल दर्पण। समतल दर्पण के बाद अवतल दर्पण, लेंस, ये सबको आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसके पिछले पार्ट को जाकर के जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में डाला गया है सारा वीडियो। और इससे आगे के पार्ट को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। पूरा कंप्लीट निचोड़ कराने वाले हैं। जय हिंद।